Good evening, students. Yesterday I started this chapter, and yesterday I complete two topics. Today I am going to show uh, this chapter through a flow chart. You will see in this there is a first point. US led invasion of Iraq in February 1991, and this was hard politics based on military power and security. The first Gulf War revealed the vast technology gap in warfare between US and others. तो हमने कल किया था, मैंने कल आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि इराक और कुवैत का जो इशू था उसके बीच में यूएसए ने आके अपनी इंटरफेरेंस की। तो वो इराक को रोक रहे थे, लेकिन इराक रुक नहीं रहा था। तो यूएसए ने क्या किया कि इराक के ऊपर उन्होंने, इराक के ऊपर नहीं, इराक उस रोड पे जहाँ पे इराक कुवैत के ऊपर अपना बेस कैंप, अपना आर्मी कैंप बना चुका था, तो वहाँ पे आके यूएसए ने बाय एयर बॉम्ब अटैक किए थे। ठीक है। तो मतलब क्या है कि यूएसए अब आफ्टर एंड ऑफ द कोल्ड वॉर उसने दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि अब वर्ल्ड पावर एक ही पोलर पोल रह गया था, एक ही पोलर सिस्टम रह गया था, वो था यूएसए। तो यूएसए का जो इम्पीरियलिज्म टेंडेंसी है, तो इस वजह से वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर बार बार स्पेशली उन कंट्रीज़ के पास जिसके पास ऑयल रिसोर्सेज थे। ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पे यूएसए के पास ऑयल रिसोर्सेज बिल्कुल कम थे, है ही नहीं थे उनके अपने घर के अंदर। तो वो बाहर जो कंट्रीज़ के पास ऐसे रिसोर्सेज थे, तो उनके वहाँ पे जाके वो हर तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, कोई ना कोई इंटरफेरेंस वो वहाँ पे जाके कर रहा था। तो यूएसए ने इराक और कुवैत के मसले का, जो उनका आपस का बॉर्डर डिस्प्यूट्स था, अपना जो उनका स्टेट इशू था दोनों का, तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने कुवैत की हेल्प हेल्प की इराक के खिलाफ। तो इराक के ऊपर जब सद्दाम हुसैन ने उस टाइम पे, मैंने कल भी कराया कि दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, मतलब जो अमेरिका उस टाइम पे कर रहा था, यूएसए नॉट अमेरिका, यूएसए उस टाइम पे कर रहा था। तो वो उस वॉर को उन्होंने बहुत ही पर्सनली लिया कि हम यूएसए को हरा के दिखाएंगे, हम कुवैत के ऊपर अटैक अपना पूरा कब्जा करके दिखाएंगे। लेकिन यूएसए के पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसए उस टाइम पे जीत गया। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, द फर्स्ट गल्फ वॉर। गल्फ वॉर मैंने कल भी बताया था कि गल्फ से या गल्फ के आसपास जो कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज के साथ जो भी इश्यूज थे, उसको क्या बुलाया गया था? गल्फ वॉर। तो मैंने कल काफ़ी और वर्ड्स भी यूज़ किए थे। पॉइंट नंबर सेकंड में देखो कि इसमें ये भी था कि बेस्ड ऑन द स्मार्ट बॉम्ब, जी ये वॉर हुई थी यूएसए एंड इराक के बीच में, ये इसको स्मार्ट बॉम्ब भी कहा गया था, इसको कंप्यूटर वॉर भी कहा गया था, और इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया था। क्योंकि कंप्यूटर वॉर क्यों थी? क्योंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ था। इसको वीडियो गेम क्यों बुलाया गया था? वो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इसका टेलीकास्ट साथ साथ टीवी पे लोगों के पास पहुंच रहा था कि कैसे यो यूएसए के एयरप्लेन प्लेन्स हैं, वो कैसे इराक के ऊपर उस टाइम पे बमबारी कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो दोनों से इन चीज़ों से क्या पता चला, मतलब ये क्या है, ये इंसिडेंट्स है जो बता रहे हैं कि अब उस जो पोल सिस्टम में, जब एक पोल यूएसएसआर खत्म हो गया था, तो यूएस से ही एक ऐसा पोल बचा था जिसके से ये डिसाइड हो रहा था कि अब वर्ल्ड में किसकी डोमिनेंस पावर है, डोमिनेंट पावर कौन है, वो है अब यूएसए। ठीक है। तो हमने यही किया था। अगर और एक चीज़ और भी थी, जो पॉइंट नंबर थर्ड में देखो, उसमें इंडिया का क्या रोल था उस टाइम पे जब यूएसए एक पोलर वर्ड बन के रह गया था। तो क्या था उस टाइम पे? इंडियाज पॉलिसी ऑप्शंस इन रिलेशन विद यूएसए एज अ नेम लीडर, इंडिया प्लेड अ बैलेंसिंग रोल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें देखा था कि जब वो पूरा वर्ल्ड दो सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड था, तो इंडिया और अदर जो कंट्रीज आए, उन्होंने, क्योंकि वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, वो कहते वी विल नॉट गो
विद एनी ग्रुप, विद एनी ब्लॉक। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसी अपनाई थी। नॉन अलाइन मतलब हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो इस टाइम पे भी जब यूएसएसआर तो खत्म हो गया, लेकिन इस टाइम पे यूएस से एक ही पावर रह गया, सिंगुलर पावर रह गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो उस टाइम पे भी इंडिया ने बैलेंसिंग रोल निभाया था, जो कि उसने कोल्ड वॉर के टाइम पे भी निभाया था। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आगे देखो, क्या थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेजमनी। यूएसए की जो हेजमनी है उस टाइम पे, उसकी क्या डिफरेंट ऑफ टाइप्स थी। ठीक है, फर्स्ट देखो, मिलिट्री बेस्ड हार्ड पावर हेजमनी विद बजट बीइंग मोर देन टोटल ऑफ 12 कंट्रीज। तो क्या था उसका जो मिलिट्री बेस्ड हार्ड पावर, हमने पहले ही कहा है कि हाँ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश था जब इराक पे अटैक हुआ था। जब क्लिंटन जॉर्ज के बाद जब जॉर्ज कौन सी पार्टी को पार्टी से रिलेट्स थे, वो थे रिपब्लिक पार्टी से। मैंने पहले भी बताया कि यूएसए में दो पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिक पार्टी है। जो डब्ल्यू बुश है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसकी पॉलिसीज थी, उसका पॉलिसी मोस्टली जो वर्ड्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, अपनी डोमिनेंसी बढ़ाना था। वो अपने पूरे वर्ल्ड पे अपना प्रभाव डालना चाहता था, और पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर, कहना उसी अगर इनडायरेक्टली कहा जाए, पूरे वर्ल्ड को अपनी नाक के नीचे रखना चाहता था। आप एक आपके इसी चैप्टर में होएगा, एक थंब है, तो वो दिखा रहा है कि यूएसए कैसे एक सुपर पावर की तरह शो किया हुआ उस कार्टून में। ठीक है, तो उसी थंब के नीचे, मतलब उसके थंब के नीचे सब कुछ है। तो उस टाइम पे जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, वो आउटसाइड यूएसए की पॉलिटिक्स खेल रहे थे। तो इनसाइड मैटर उनके ऊपर फोकस नहीं था। जैसे क्लिंटन की गवर्नमेंट आई, तो क्लिंटन का जो मेन फोकस था वो सॉफ्ट इश्यूज पे था, अपने कंट्रीज की इकोनॉमिकल कंडीशंस पे था, अपने कंट्री में क्लाइमेट को लेके था, अपनी कंट्री में जो एथनिक रेसिज्म हो रहा था उसके ऊपर था। तो अब जो, लेकिन फिर भी उस क्लिंटन ईयर्स में भी मैंने आपको कुछ इंसिडेंट्स बताए थे कि उन्होंने भी उस लेवल पे आके वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेली थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट ली थी क्लिंटन गवर्नमेंट ने भी। जैसे यूगोस्लाविया का मैटर उसमें आया था, को कैसे यूएसए ने उसमें आके पार्टिसिपेशन की थी। उसके बदले में यूएसए क्लिंटन के टाइम पे, क्लिंटन गवर्नमेंट के टाइम में हमने ये भी देखा था कि उस टाइम पे इन लोगों को जो इन लोगों के खिलाफ पहली बार जो अल-कायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में यूएसए की जितनी भी एम्बेसीज थी, जो कीनिया में थी, नैरोबी में थी, उनके ऊपर अटैक किया था। तो इससे मतलब वो यूएसए के सामने, यूएसए जो सुपर पावर था, सुपर पावर मतलब सिंगल पावर था वर्ल्ड में, पहली बार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको चैलेंज किया था, चैलेंज किया हुआ था। तो ये पहला इंसिडेंट था। तो वो ये मैं यहाँ क्या कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि मिलिट्री बेस्ड हार्ड पावर हेजमनी, मतलब इनकी हेजमनी का मेन क्या था, इनके पास मिलिट्री बेस्ड हार्ड पावर थी। मतलब कि इनके पास मिलिट्री और वेपन्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, एडवांस टेक्नोलॉजी थी मिलिट्री में भी, और इनकी जो न्यूक्लियर पावर्स है उसमें भी। और वो इनका यूज़ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे थे। जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये मिलके, जो कंट्रीज़ इनके अंडर नहीं थे, उनको किसी न किसी तरीके से अपनी मिलिट्री पावर से ये अपने अंडर लेके आ रहे थे। तो इसलिए इसको हार्ड पावर बोला जाता है। आगे, विद बजट बीइंग मोर देन द टोटल ऑफ 12 कंट्रीज़। और ये कितना, आपने पिछले एक चैप्टर में भी मैंने आपको करवाया था कि ये कैसे जो उस टाइम पे जो बजट है, बहुत सारा बजट ये लोग अपनी मिलिट्री पावर पे उस टाइम पे खर्च कर रहे थे। तो इनका जो मेन है वो वही था कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया को क्या दिखाना है कि यूएसए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो किसी की, उसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। देखो कैसे उन्होंने इराक के ऊपर बाय एयर अटैक किया था, क्योंकि बाय लैंड तो पॉसिबल ही नहीं था, बीच में और बहुत सारे ईस्टर्न कंट्रीज आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस टाइम पे मतलब अपनी शो की अपनी हार्ड पावर, जो मिलिट्री लेवल की उनके पास थी। आगे दूसरा है कि हेजमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। ये तो है मिलिट्री मिलिट्री पावर, ठीक है उनकी। तो स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चरल पावर, दिस मेक्स फ्री ट्रेड पॉसिबल। जो उनकी स्ट्रक्चरल पावर है, उसकी हेजमनी इससे पता चलती थी कि उन्होंने जो ट्रेड के लिए फ्री फ्री पॉलिसीज अपनाई। यूएसए
जब सुपर पावर बना तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो यूएसए ने ये भी पॉसिबिलिटी बनाई दुनिया के सामने कि हर कंट्री दूसरे कंट्री में जाके एक कोई फ्री ट्रेड ज़ोन रखा जाए। ठीक है, आप वहाँ पे पूरे कंट्री के साथ जाके ट्रेड नहीं कर सकते, कहीं भी जाके अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, कोई लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा फ्री ट्रेड जोन हर एक कंट्री को रखना चाहिए ताकि आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड पॉसिबल हो, ताकि जो अब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो वर्ल्ड लेवल पे हो सके। तो अब इसमें क्या किया था यूएसए ने, स्ट्रक्चरल पावर में एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी नीड्स टू सपोर्ट ऑफ द पावर टू कीप वर्ल्ड ट्रेड रूट्स ओपन फॉर a class academy in a social and political ideological spheres culture present through Hollywood movies and magazines and newspapers and telecast and fashion। ये यहाँ पे इसमें बच्चे आया नहीं, मैंने बनाया तो था लेकिन शायद सेटिंग हिल गई क्योंकि मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया था आपको भेजने के लिए। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो इन्होंने कहा कि मतलब ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है? ओपन डोर पॉलिसी मैंने बोला, 2 वर्ड बोले मैंने, फ्री ट्रेड ज़ोन, कोई ज़ोन ऐसा बनाना चाहिए और ओपन डोर पॉलिसी हर एक कंट्री को बनाना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, यहाँ पे चाइना है। चाइना पहले बिल्कुल ही उसकी जो उसके घर पे अंदर जाके कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, मतलब घर का मतलब कंट्री के अंदर जाके, और उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। यूएसए ने ये पॉसिबल बनाया कि हाँ, कुछ फ्री ट्रेड ज़ोन होना चाहिए, मार्केट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होनी चाहिए। तो इसलिए चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी प्रोग्राम अपनाया था और उसमें उन्होंने एक ज़ोन बनाया था, एक एरिया बनाया था कि यहाँ पे आके बाहर के जो कंट्रीज़ हैं हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये है। तीसरा, यूएसए की जो हेजमनी है वो देखो, ये तो होगी हार्ड पावर मिलिट्री वाइज़, ये होगी स्ट्रक्चर वाइज़, मतलब ओपन डोर पॉलिसी ट्रेड को लेके है। आगे आया सॉफ्ट पावर, हेजमनी एज़ अ सॉफ्ट पावर, दिस मीन्स कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट थ्रू परसुएशन एंड इमिटेटिंग व्हाट इज़ सीन एज़ सुपीरियर। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो यूएसए ने सिर्फ मिलिट्री इकोनॉमिकली नहीं, हमारे सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ को भी इसके ऊपर भी उसने अपना प्रभाव डाला। तो कैसे? कल्चरल प्रेजेंस थ्रू हॉलीवुड मूवीज़ के, क्योंकि अब हम एक आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ग्लोबल वर्ल्ड नहीं रह गया, एक ग्लोबल विलेज रह गया है बन के, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मीडियाज़, है ना? तो अब क्या था कि जो उनका जो कल्चरल प्रेजेंस है यूएसए की, वो हमारे हर एक के दिमाग के ऊपर इन्फ्लुएंस है। जैसे हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टोरी की थी। वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी थी कि भी एक बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे जीन पहननी है, तो वो जीन पहन के चर्च में जाता है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो मतलब बच्चा कैसे उनके साथ आर्ग्यू करता है? तो मतलब क्या है कि ये क्या है, यूएसए ने सिर्फ हमें मिलिट्री वाइज या स्ट्रक्चर वाइज सुपर पावर नहीं बना, उसने हमारे कल्चर को भी आके प्रभावित किया है। न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न, फैशन, हर फील्ड में, मैगजीन्स, हर फील्ड में इसने हमें प्रभावित किया। देखो जो आजकल जो पहले आजकल आप मैगजीन्स देखते हो ना, बड़े-बड़े मैगजीन जिस पे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स होती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैगजीन्स है। ये सारा आइडिया हमें वेस्ट से आया और यूएसए के थ्रू आया सबसे पहले। ये नहीं कि वेस्ट के दूसरे कंट्रीज़ हैं, लाइक यूके हो गया या फ्रांस हो गया, है फैशन वहाँ की देन है मेन तो, लेकिन इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे कौन लेके आया इन चीज़ों का? यूएसए लेके आया था। आगे, इंस्टीट्यूशन सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, these are dominated by USA due to its biggest contribution in their budgets। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे भी मैं आपको अगर बताऊं कि जितने यूएसए ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे मैंने पिछले सेकंड चैप्टर में भी किया था कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर एस्टेब्लिश हुई थी, और ये फॉर्मर ऑफ किसकी है? आपको मैंने चैप्टर में जब उसमें बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशंस का अ, अगला रूप है, यानी यूनाइटेड नेशंस से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि अब वर्ल्ड में पीस मेंटेन की जा सके।
तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले प्ले कर रही, जब हमारे यहाँ पे जो पैनाडेमिक कोरोना या कोविड-19 फैला हुआ है पूरी दुनिया में, तो डब्ल्यूएचओ भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज़ में, कि ट्विटर पे हमारे डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ने ट्वीट कर दिया कि डब्ल्यूएचओ को हम जो फंडिंग कर रहे हैं वो रोक देंगे। ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फंडिंग यूएसए कर रहा है, इसीलिए जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है यूएसए के साथ मिलके चलती हैं। तो उस ये बुक वो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम बहुत बुखलाए हुए थे, उनको लग रहा था कि डब्ल्यूएचओ ने टाइम पे गाइडलाइन नहीं दी, इसलिए कोविड-19 के केस अमेरिका में यानी यूएसए में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो अब इनसे मतलब मैं इसको उस चीज़ के साथ कोरिलेट, इस चीज़ जो आज हो रहा है, तो उसी टाइम पे ये देखो, ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर बजट्स, यूएसए अपना बहुत सारा बजट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्होंने खुद ही डेवलप की हुई हैं, उनको फंडिंग करता है। तो आज डब्ल्यूएचओ, आज की जो कोविड-19 के केस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके इस बुक के अंदर है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर है, उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यूनाइटेड नेशन आ गया, और आगे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आज के टाइम पे एक्टिव है, जिसका आज के टाइम को लेकर बहुत इश्यूज चल रहे हैं, कैसे डब्ल्यूएचओ टाइम टू टाइम गाइडलाइंस दे रहा है कि कैसे कोविड-19 से रोका जा सकता है, मेडिसिन्स कौन सी हो सकती है, डॉक्टर्स की टीम को गाइड कर रहा है कि हम क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो एक बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इस कोविड-19 केस के टाइम पे बहुत अपना रोल अदा कर रहा है। जो कंट्रीज़ पुअर हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी जो ह्यूमन को वो इस जो पैंडेमिक है, इससे बचाया जा सके। तो ऐसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इवन कि आपने जो देखा होगा, न्यूज़ में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि इंडिया एंड चाइना वो कंट्री होंगे जो इस पैंडेमिक के बाद अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये उनका दावा है। तो मतलब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन दे रहा है? यूएसए दे रहा है। तो इसीलिए यूएसए, इसमें 4 चीज़ें हमने की हैं। मिलिट्री बेस्ड हार्ड पावर रहा है, यूएसए डोमिनेट कैसे किया वर्ल्ड ने, हमने हेजेमनी कैसे बनी उसकी। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री उनकी बहुत स्ट्रांग थी, स्ट्रक्चरल पावर स्ट्रांग थी, उन्होंने दुनिया के साथ फ्री ट्रेड का आइडिया लेके आए, ओपन डोर पॉलिसी का आइडिया लेके आए। सॉफ्ट पावर मतलब उन्होंने हमारी लाइफ के हर स्पीयर्स को उनके हमारे इम्पैक्ट डाला, चाहे हमारी पोलिटिकल लाइफ है, चाहे हमारी सोशल लाइफ है, चाहे हमारी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी यहाँ पे पहले सोशलिज्म थी, अब हमारी आइडियोलॉजी किस में फोकस आ रही है? कैपिटलिज्म पे फोकस हो रही है। ठीक है, कैपिटलिज्म मतलब वहाँ अब हमारे यहाँ पे हर चीज़ को हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन उसका कर दें। जैसे रेलवे है, रेलवे हमारा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो क्या है, ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, ये आइडियोलॉजी कहाँ से आ रही है? यूएसए की आ रही है। यूएसए मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है वर्ल्ड में। उस टाइम पे बना था जब यूएसएसआर खत्म हो रहा था, अभी भी इसका इन्फ्लुएंस है। लेकिन अब जो कोविड-19 के टाइम पे कहीं न कहीं जितने भी ये एक्सपर्ट हैं, उनकी राय यही आ रही है कि यूएसए, अब उसकी धीरे-धीरे पता चल रहा है कि यूएसए ने इतना डोमिनेट किया, इतना अपने ऊपर फ़ोकस रखा कि दुनिया के दूसरे देशों के बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन अब अपने घर के अंदर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो भी अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं। तो सॉफ्ट पावर हो गया, और इंस्टीट्यूशन जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर किसका प्रभाव है? यूएसए का। तो मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या बताते हैं कि यूएसए कैसे हेजेमनिक पावर वर्ल्ड में रहा है और अब के टाइम पे भी है धीरे धीरे। अब यूएसए को चाइना से इसलिए खतरा है कि चाइना धीरे धीरे कहीं ना कहीं, हम आगे इस आपकी बुक के अंदर करेंगे, 2040 तक की प्रेडिक्शन है कि चाइना सुपर पावर बन जाएगा। उसकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बहुत आगे चली जाएगी। तो यूएसए कहीं न कहीं इस चीज़ से भी अब आज के टाइम पे डरा हुआ है, क्योंकि ये धीरे-धीरे जो कंडीशन जा रही हैं, जैसे ये कोविड-19 भी एक चीज़ चा शो कर रहा है कि आने वाले टाइम पे जो चाइना है वो एक सुपर पावर बन जाएगा। तो कहीं न कहीं ये यूएसए अभी इस चीज़ को देख भी रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये फंड दे रहा है। तो
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, उनको ये फंडिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो जब ये ऐसी स्टेटमेंट्स आनी कि डब्ल्यूएचओ ने हमें अवेयर नहीं किया, जबकि डब्ल्यूएचओ तो टाइम टू टाइम अपना काम कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने तो डिक्लेयर किया कि ये एक आम डिजीज़ नहीं है, ये एक पैनाडेमिक है, एपिडेमिक है, महामारी है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, ये यही शो कर रहे हैं कि कैसे यूएसए एज ए हेजमनी पावर रहा है, पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल पावर हो, चाहे वो एक सॉफ्ट पावर हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे ऊपर किसका डोमिनेंस थी, किसका सबसे हायर अथॉरिटी कौन रहा, हमेशा यूएसए ही रहा है। ठीक है बच्चों, अगर नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को वॉइस मैसेज भेज दो, चाहे टाइप करके मैसेज भेज दो। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जैसे आप कंफर्टेबल होगे उस हिसाब से कर दूंगी। थैंक यू।